हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। काइनेटिक्स में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जहां पे मैं बात करूं कि ऐसी रिएक्शन जिनका जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के 2 पावर के प्रोपोर्शनल होता है। एक रिएक्शन लिखता हूं मैं। इंटीग्रेशन फॉर्मूले की बात करें इसकी, तो ये दो रिएक्टेंट है ए एंड बी और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट पी में। शेड्यूल अपना वही रहेगा, टाइम इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, ए है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ए एंड ए है और इस टाइम में पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, 0 रहेगी। और अगर मैं बात करूं कुछ समय पश्चात टाइम इज इक्वल टू टी पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अक्स होने लगती है। जहां पे अपन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ए माइनस एक्स एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन भी ए माइनस एक्स हो जाती है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है अपने को, रेट dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, जहां पे रेट कांस्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो इसको मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके है। इसके बाद अपना प्रोसीजर रहता है dx बाई ए माइनस एक्स, डाटा को इसके नीचे ले आते हैं और dt डाटा को अपन k के मल्टीप्लाई ले जाते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे इसके बाद में, इंटीग्रेशन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैं, इस इक्वेशन का मैं इंटीग्रेशन करता हूं। तो लीजिए dx a माइनस एक्स की पावर 2 के कांस्टेंट को बाहर रख देंगे एंड dt का इंटीग्रेशन करेंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर n। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को वैल्यू मिलती है n माइनस वन ए माइनस एक्स n माइनस वन। ये फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज करेंगे और इसका इंटीग्रेशन से जो डाटा मिलेगा अपने को वो मिल जाएगा। ये लीजिए 2 की पावर n का मतलब यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस वन और ये हो जाएगा a माइनस एक्स 2 माइनस वन। मतलब इसको मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे तो अपने को क्या मिलता है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, जहाँ पे c क्या होता है अपना इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। देन इसके बाद में अपन जो प्रोसेस यूज करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। ये दोनों डाटा आज अपन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पे अपन रखेंगे x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तो अपने को मिलेगा 1 अपॉन ए माइनस 0 इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस सी। यहाँ से अगर मैं बात करूं c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए हो जाएगा। ये जो डाटा है, ये मैं c का जो डाटा है इसको मैं पुट करता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो अपने को इक्वेशन, नई इक्वेशन मिल जाएगी a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह रख देंगे 1 अपॉन ए। यहाँ से के टी इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी और ये लीजिए 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। ये अपने को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेट कांस्टेंट की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। देन अपन इसके बाद में हाफ लाइफ की बात करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, दैट मीन्स अपन t इज इक्वल टू क्या रखेंगे, t हाफ रखेंगे और x इज इक्वल टू क्या रखेंगे,
a/2 रखेंगे। सेम डिटो प्रोसेस अपन यूज करते हैं। ओके है। और ये दोनों डाटा आज अपन इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, अक्स की जगह मैं a/2 रख दूंगा, तो t की जगह t हाफ रख देंगे। ठीक है, यहां से अगर मैं निकालू अगर t इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1/k 1 - x -1/। ओके है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 दे देते हैं। तो इन दोनों डाटाज को, ये दोनों डाटाज को मैं पुट इन इक्वेशन थर्ड में रखता हूं। तो अपने को क्या मिलता है, अपने को मिलता है स्टूडेंट, टी की जगह मैं टी हाफ लिख दूं, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k। ओके। और ये लीजिए a-a/2 -1/a। इसको सॉल्व करते हैं। a में से a/2 अगर जाता है, एक में से आधा जाता है, तो आधा बचता है। मतलब ये लीजिए 1/k, और a/2 अपने को यहाँ पे बचता है -1/a। इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं, ये हो जाता है अपना 2/a -1/a। और जब मैं इसको, दो में से एक जाता है तो एक बचता है अपना। तो ये टी हाफ इज इक्वल टू, जो इसका हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा, इंटू 1/a। ये इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन टी हाफ की बात कर लेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ के आए हैं कि किसी भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 50% कंप्लीट होने के लिए टी हाफ लगता है। तो उसकी 80% होने में, 90% होने में, 75% होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये चीजें अपन देख के आए हैं पहले भी, आज भी अपन देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये चीज क्या है, क्या करना है अपने को। हाँ जी, यहाँ पे जो के का वैल्यू है, ठीक है, टी हाफ अपने को यहाँ पे मिलता है टी हाफ। और ये अपन ने देखा है यहाँ पे टी का वैल्यू, मतलब के का अपने को दे रखा है। यहाँ से अपन के का डाटा, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से अपन के का डाटा किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर इसमें 4 में रख देंगे। ठीक है, तो अपन एक वो जो टाइमिंग वाली रिलेशनशिप के क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, इतनी बात करने के बाद में अपन इसके करेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए पहली बात नोट करते जाइए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस तरह से अपन इसको लिखेंगे, रेट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a⁻²k। ओके है। तो यहाँ पे मैं अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर प्लॉट की बात करते हैं, रेट एंड ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, अगर इसके बीच में मैं प्लॉट की बात करता हूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये x हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx, ये लीजिए। ठीक है, और ये लीजिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऐसा अपने को प्लॉट मिलेगा जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों तरफ अगर लॉग ले लूं तो लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग के प्लस 2 log a। जो ये इक्वेशन है, इसमें मैं लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ अगर लॉग ले लेता हूं तो अपने को ये इक्वेशन मिलती है। कई बार क्या होता है, अपने को रिलेशनशिप पूछ ली जाती है किस किस के बीच में, लॉग रेट वर्सेस लॉग ए, इसके बीच में भी अपने को रिलेशनशिप पूछ ली जाती है। ठीक है, तो लीजिए ये लॉग रेट हो जाएगा, ओके, और लॉग ए, तो ये अपना y हो गया। ये अपना क्या हो जाएगा,
x हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना m, और ये हो जाएगा c। तो यहां से प्लॉट स्टार्ट होगा, इसको बोल देंगे इंटरसेप्ट, दैट मीन्स log k, और ये अपना हो जाएगा m स्लोप, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? दूसरी अपन बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अपन ये पढ़ के आए हैं, नंबर 2 करेक्टरिस्टिक की बात करें, टी हाफ इज इक्वल टू, क्या पढ़ के आए अपन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए? अभी पीछे ही अपन ने देखा हाँ जी, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k, ठीक है, 1/k होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k। तो अपन बोल सकते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके है बात यहां तक? आपको मान लीजिए इसमें प्लॉट क्या क्या पूछा जा सकता है, प्लॉट आपको पूछा जा सकता है टी हाफ वर्सेस 1/a, ठीक है। तो ये लीजिए अपना टी हाफ लॉग, लॉग की जरूरत नहीं है अभी, टी हाफ और 1/a के बीच में, तो ये हो जाएगा अपना y, और एम एक्स, एम जहां पे क्या होगा 1/k होगा, ये इसका स्लोप लेगा 1/k, ये इसका क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, एम हो जाएगा। चलिए इसी इक्वेशन को मैं अगर लॉग के, इस इक्वेशन के मैं दोनों तरफ अगर लॉग ले लेता हूं तो ये हो जाएगा अपना लॉग टी हाफ इज इक्वल टू लॉग 1/k प्लस लॉग लॉग 1/a, लॉग ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको अपन खोल सकते हैं, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/k इंटू 1/a, तो हो जाएगा बिल्कुल log 1/k प्लस log 1/a। ओके यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को क्या पूछ लिया जाता है, अपने को पूछ लिया जाता है जो प्लॉट है log t हाफ वर्सेस log a, इसके बीच में प्लॉट अपने को पूछ लिया जाता है। तो इस इक्वेशन को मैं log t हाफ इज इक्वल टू log 1/k माइनस log a, ये लिख सकते हैं, और अगर ये लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा अपना y, ये हो जाएगा x हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई 1 मान सकते हैं, मतलब इसका स्लोप -1 होगा -x, और ये डाटा जो जाएगा अपना c, y इज इक्वल टू mx माइनस mx प्लस c, ये वाला प्लॉट होगा। और इस वाले प्लॉट को अपन जानते हैं, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, स्लोप रिवर्स आएगा इसका, m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा स्लोप की वैल्यू, इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट अपना हो जाएगा log 1/k और log t हाफ, और नीचे आ जाएगा अपना log a। बिल्कुल कर सकते हैं ग्राफिकल रिलेशनशिप। दो बातें अपने कंप्लीट की यहाँ पे। तीसरी अपन देखते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तीसरा नोट कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। जैसे अपन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोला था अपन ने कि 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, मतलब कभी कंप्लीट नहीं होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2t हाफ लगता है कंप्लीट होने में, 100% कंप्लीट होने में, और फर्स्ट सेकंड एंड जितने भी ऑर्डर की रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, दैट मीन्स ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो स्टेटमेंट बोल सकता हूं मैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, कभी भी कंप्लीटेड नहीं होती है। निकाल सकते हैं अपन, दो रिलेशनशिप अपन ने देखे, टी इज इक्वल टू 1/k a माइनस एक्स माइनस 1/a, ठीक है। इंटीग्रल रेट कांस्टेंट से अपन ये निकालते हैं। दूसरा अपन इसकी भी बात करते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k। करना है क्या अपने को, ये जो k की वैल्यू है, ठीक है,
यहाँ से के की वैल्यू, यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, या फिर यहाँ से अपन के की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, दोनों की एक ही बात है। अगर मैं इससे के की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को मिलती है 1/a इंटू 1/t½ ये मिलती है। और इस वैल्यू को मैं रखता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, तो t इज इक्वल टू, ये लीजिए अपना t इज इक्वल टू हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू, इसको लिख दूंगा मैं 1/k, और यहाँ पे k की वैल्यू अपन ने रख रखी है, मतलब अगर मैं 1/k यहाँ से लिखूं, यहीं से अगर मैं समझा दूं 1/k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8t½ हो जाएगा। ये रिवर्स में है, और इसको मैं 1/k की जगह तो ये है, और 1/k को मैं ये बोल सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/k की जगह मैं लिख दूंगा t½ और बाकी एज इट इज है a-x-1/a। अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी बात की कि 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीट का मीनिंग्स क्या होगा, मीनिंग्स क्या हो जाएगा 100% कंप्लीट का मीनिंग्स, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0, ये A-x है, ये x है। मतलब 100% जो कंप्लीट है उसमें क्या करेंगे अपन, x की जगह अपन a रखते हैं, यही करते हैं अपन पहले भी, ठीक है। तो जहां पे भी x की वैल्यू है मतलब वहां पे अपने को a रखना है। तो इसमें भी अगर मैं लिखूं t इज इक्वल टू t½ a 1/a माइनस 1/a, इसका वैल्यू का मीनिंग्स 0 हो जाएगा। जीरो में एक का मैं एक में जीरो का मैं अगर भाग देता हूं तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगी। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ इस स्टेटमेंट को, t 100% इज इक्वल टू इनफाइनाइट t½ इनफाइनाइट टाइम अपने को लगेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चले आगे चलते। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, अभी तक जो अपन ने कंप्लीट किया है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, उसी के बेस पे है क्वेश्चन अपना। हाउ मेनी हाफ लाइफ, हाउ मेनी हाफ लाइफ required, how many half life required for 80% complete of 80% complete ऑफ ए मान लो, ए मान लो, ठीक है, या फिर रिएक्शन मान लो, आप तो रिएक्शन मान लो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए रिएक्शन लिख देंगे। कौन कौन सी रिएक्शन, पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तीसरी अपन बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। मेरे कहने का मीनिंग्स क्या है, क्वेश्चन को समझना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसको 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितनी हाफ लाइफ लगेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को कितनी हाफ लाइफ लगेंगे एंड सेकंड ऑर्डर को कितनी हाफ लाइफ लगेंगे। तो जीरो ऑर्डर अपन ने कंप्लीट कर चुके। एक देसी तरीके से मैं आपको अगर समझाऊं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको ये बोला है कि 50% कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कितने हाफ लगते हैं, 1t½ लगता है, 1t½ लगता है, सब में है ये सारी चीज सब में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जीरो में। अब 100% के लिए कितना लगता है जीरो में, 2t½ लगता है। पढ़ चुके हैं, पहले का आंसर आपके सामने आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने कुछ इस तरह से बताया था आपको, ए 100 है, 50% होने में t½ लगता है, इसको वापिस 50 होने में दूसरा t½ लगता है, इसको वापिस 50 होने में मतलब इसमें तीसरा t½ लगता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, जीरो, मतलब, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, 50%, मतलब रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी, 50%, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 75% रिएक्शन कंप्लीट, और यहाँ पे हो जाएगी अपनी 87.5 रिएक्शन कंप्लीट। आपको क्या पूछा है,
80% कंप्लीट होने में। ठीक है, तो एक चीज तो अपने दिमाग में आनी चाहिए कि 80% कंप्लीट की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, हालांकि अपन फॉर्मूले से अपन कर लेंगे सारी चीजें। फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टाइम होता है और जो टी हाफ होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये अपन चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है एक बार थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि जो टी होता है, टी इज इक्वल टू, ये अपन पढ़ के आए 1/k ln, हाँ जी, a/a-x, और ये भी अपन पढ़ के आए k इज इक्वल टू 0.693 टी हाफ। ये वैल्यू आप यहाँ पे आप रख दो, कुछ भी नहीं याद है तो ये दोनों आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, दोनों को आप रख दो। क्या आएगा अपने पास, t इज इक्वल टू टी हाफ 0.693 ln a/a-x, ये अपने को रिलेशनशिप निकलेगी। आपको क्या करना है, आपको दे रखा है 87.5% कंप्लीट होने में, मतलब रिएक्टेंट अपना क्या मिल गया, 87.5 है। इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये अपना 100 है, ये 100 माइनस 87.5, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लो। और टी, टी हाफ की अपना है ही, इसके मल्टीप्लाई कर दो। देसी तरीका ये रहेगा कि अपने को दे रखा है 80%, मतलब 75% कंप्लीट होने में कितने हाफ लग रहे हैं अपने, 2 टी हाफ लग रहे हैं, और 87 में कंप्लीट होने में 3 टी हाफ लग रहे हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और एक ही ऑप्शन आएगा CSIR, मतलब बहुत वेरिएशन पे क्वेश्चन देता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब 2 से ज्यादा 3 से कम आएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप, डाटा आ जाएंगे अपने। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें जो डाटा अपने को मिलेगा, ये अपने को मिलेगा 80% पे 2.3 टी हाफ, ये अपने को मिलेगा। तो सेकंड ऑर्डर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब मैं बात करता हूँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसको निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं। हाँ जी, देखिएगा, आपको क्या करना है, इसमें दो डाटाज लिखने हैं। क्या पूछा है, टी 80%, सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, तो 80/20 टी हाफ, यही करेंगे अपन। क्या करते हैं अपन, टी इज इक्वल टू टी हाफ a/a-x -1, ये वाला यूज करते। देखो ये तो अपन ने लिखा ही है 1/a-x, इसी को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 80% कंप्लीट का मीनिंग्स, एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 80% लिखूंगा। आप लिख लीजिए, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए चलते आगे। तो मैंने डायरेक्ट इसका ये बना दिया। ऊपर आपको क्या लिखना है, ऊपर आपको लिखना है 80%, ऊपर आपको 80% लिखना है, मतलब जितना कंप्लीट हुआ है, जितना कंप्लीट। और नीचे क्या लिखा है अपन, 20%, मतलब जितना बच जाता है, शेष होता है, जितना शेष, उसमें दोनों को आप डिवाइड कर दो और टी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर कुछ इस तरह से था अपना, कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं टी हाफ की एक वैल्यू देता, टी हाफ देता मान लीजिए 10 मिनट, कॉमन है, ठीक है, सभी रिएक्शन के लिए 10 मिनट नहीं होंगे, लेकिन अपन एक मान रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम हो जाता है, 2 × टी हाफ, मतलब 20 मिनट। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता, 2.3 × 10 मिनट्स, मतलब ये हो जाएगा अपना 23 मिनट। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लीजिए अपना हो जाएगा 80/20 इंटू टी हाफ इन 10 है, तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ये 2 हो गया, मतलब 40 मिनट अपने को मिलेंगे। हाइपोथेटिकल डाटा अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो तीनों के लिए सेम क्वेश्चन था। अब मैं सेम उसी पैटर्न की बात करूंगा जैसे अपन ने जीरो में फर्स्ट में पढ़ा, कि मान लीजिए रिएक्शन में जो मोल्स है, रिएक्टेंट के मोल्स है,
वो अगर एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है, आपको याद दिलाऊं मैं, आपने पढ़ा होगा तो कल की क्लास में। हाँ जी, देखिए लास्ट में जाते जाते अपन ने किया था कि यहाँ पे 2 मॉल्स है, ठीक है, सेम वही पैटर्न यहाँ पे क्या रखा है अपन ने, टी हाफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में आ जाती है वैल्यू, इसके मल्टीप्लाई में, के मल्टीप्लाई में वैल्यू आ जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप डिटो पैटर्न से भी चल सकते हैं और डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एन मोल्स है, प्रोडक्ट पी बन रहा है, रिएक्शन अपनी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, टी इज इक्वल टू टी टाइम पे, 0 पे, तो ये अपना ए नोट मान लेंगे, इसको अपन ए भी मान सकते हैं, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने रेगुलर ए नोट ही माना है, जब भी अपन इनकी स्टाइक्योमेट्री की बात करते हैं, ऐसी रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स एक से ज्यादा हो, ठीक है। ये अपना 0 है, टी इज इक्वल टू टी पे, इसको मैं मानता हूँ एक्स, ठीक है, तो ये अपने लिए हो जाता है ए नोट माइनस एक्स। अब मैं, हालांकि मेरे लिए इतना जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था इसका रेट, तो रेट अपन क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लो, 1/n डी ए बाई डी टी, क्या यही लिखते हैं अपन इसके लिए, इज इक्वल टू के और ए की पावर 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट ये हो जाएगा, मतलब एन को अपन नीचे लिख लेंगे, क्या करते हैं इसके बाद में इसमें, हाँ जी, डी अपॉन, इस वैल्यू को मैं नीचे लिख दूं, ए स्क्वायर, और बाकी 1/n और डी टी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा इधर एन के डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे इस रिएक्शन का, दोनों को बाहर रख दिया, एन के को कांस्टेंट था, इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो पहले भी मैंने आपको बताया इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का अपन साइन रखते हैं, ठीक है, और इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो अपने को वैल्यू, लिमिट्स भी अपने को ध्यान रखनी है, ए नोट से ए, और ये हो जाएगा T0 से T, तो यहाँ पे अपने को डाटा मिलेगा 1/a, ये a है ए नोट, इज इक्वल टू एन के टी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/a माइनस 1/a नोट, इसको अपन क्या लिखते आए हैं, इसको अपन ए लिखते हैं, ए का मीनिंग्स क्या है, ए माइनस एक्स है, और ए नोट क्या है अपना ए है, यही है, कोई और कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू एन के टी। क्या करते हैं, टी हाफ की बात करते हैं, टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो जो अपना ए है ये क्या हो जाएगा ए नोट बाई 2, मतलब अक्स को मैं क्या बोलता हूं, अक्स को क्या बोलता हूं, ए बोलता हूं, ठीक है, और ये क्या अपना ए नोट बाई 2, अक्स की जगह मैं क्या लिखता हूं, ए बाई 2 लिखता हूं, और ए अपना क्या है यहाँ पे ए नोट है, दोनों डाटा आज अपन इस इक्वेशन में रखते हैं, तो अपने को मिलेगा, हाँ जी, 2 ए नोट, ए की जगह मैं ये रख दूंगा, माइनस 1/a नोट इज इक्वल टू एन के टी हाफ, और मैं इसको अगर सोल्व करूंगा तो टी हाफ इज इक्वल टू, बाकी मतलब सारी चीजें वही आएगी, अपन सिंपल जहां पे अपन मोल्स एक मानते हैं उसका टी हाफ कितना होता है, 1/के ए होता है, ए को क्या लिख रहे हैं अपन, ए नोट लिख रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि जो भी मोल्स होते हैं के मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो मोल्स के मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, शायद मेरा मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो अगर एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये है अपना, 2a इज इक्वल टू 3b प्लस सी, रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके है, इसके लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है,
टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है। हाँ जी, इसके लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है। ये इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा उसी पैटर्न पे करता हूँ जैसे अपन ने फर्स्ट में किया था, या फिर यहीं पे समझाता हूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन था अपना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये एक रिएक्शन है, के का डाटा दे रखा है, टी हाफ अपने को पूछा है, और यही रिएक्शन है, मान लीजिए यही रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं बोल रहा हूँ ये रिएक्शन कैसी है, सेकंड ऑर्डर। क्वेश्चन को समझना, हाइपोथेटिकली अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और अपने को के का डाटा यही दे रखा है, तो टी हाफ क्या होगा, क्या करेंगे, टी हाफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे मोल्स कितने रिएक्टेंट के, 3 है, तो 3 मोल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ए कितना अपना 100% होता है, तो 1/3 इंटू 0.693 इंटू 100, ये आ जाएगा अपना टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। पूछे जा सकते हैं इस तरह के, काफी सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक मुद्दा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अपना इंटरेस्टेड टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं। तो हेडिंग लगाइए आप, मेथड, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ जी। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए पहले अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन मेथड की। इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, तीसरा अपन बात करेंगे हाफ लाइफ मेथड, नेक्स्ट वांट ऑफ डिफ्लेक्शन रेट मेथड, और नंबर 5 पे मैं बात करूंगा ऑस्टवाल्ड डायल्यूशन। डायल्यूशन देखिए, तो इंटीग्रेशन मेथड जहां पे अपन बात करेंगे जनरली, उनको आप इस तरह से समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन मेथड अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट का अपन ने डाटा लिखा है, ओके। अपने को मतलब वो इंटीग्रेशन का रेट कांस्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मूले से भी अपन पता कर सकते हैं कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन, क्योंकि सबके लिए ये अलग अलग अपन ने डिफाइन कर दिया। मैं इसको एक जगह समेटता हूँ कि अपन किस तरह से अपन डिसाइड करेंगे। मान लीजिए अपनी ऑर्डर की रिएक्शन है एन ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/T n-1। इंटीग्रल रेट कांस्टेंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, 1/a-x n-1 पावर माइनस 1/a n-1। ये अपन ऐसी रिएक्शंस जिसमें n की वैल्यू एक से ज्यादा, n की वैल्यू एक से ज्यादा, उसके लिए अपन, क्योंकि कई बार देखिए हाइपोथेटिकल ये चीजें आ जाती है, पॉसिबल नहीं होती है प्रैक्टिकली। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन कई बार हाइपोथेटिकल अपने को एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है कि उसके लिए आप रेट कांस्टेंट सेलेक्ट कीजिए कौन सा है, या फिर आपको रेट कांस्टेंट का जो इंटीग्रल
फॉर्मूला आपको दे देंगे, उससे आपको पूछ लेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। मैंने आपसे चर्चा की डेरिवेशन में जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की एंड सेकंड ऑर्डर की। हाइपोथेटिकली कुछ भी दे सकते हैं अपने को, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये अपनी इंटीग्रल भी हो सकती है, मतलब फुल इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल भी हो सकती है। आधे कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, 2.5 कोटि की अभिक्रिया, तो वो अपने सीखा नहीं है, जरूरत नहीं है। अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो एन की वैल्यू, ये जो एन की वैल्यू एक से ज्यादा जब भी आती है तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। मतलब आपसे पूछ लिया कि थर्ड कोटि, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, मतलब एन की वैल्यू 3 रख देंगे, और जहां पे भी एन है वहां पे अपन 3 रखते जाएंगे, अपना जो इंटीग्रल रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो अपने को मिल जाएगा, तो बहुत काम आएगा। ठीक है, दूसरी बात, चलिए मैं यहाँ पे हाफ लाइफ में बात कर लूंगा इन चीज की भी, ठीक है, या फिर जो हाफ लाइफ, यहीं पे बात कर लो आप, कि जो हाफ लाइफ है एन ऑर्डर रिएक्शन की जिसमें एन की वैल्यू एक से ज्यादा हो, तो उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू n-1 के और 2 की पावर n-1 -1 अपॉन ए की पावर n-1। मान लीजिए अपने को थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पूछ लिया, 2.5 ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पूछ लिया, तो एन की वैल्यू अपने को चेंज करनी है। थर्ड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 3 रख देंगे, फोर्थ ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 4 रख देंगे। तो दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन मेथड अपन देख के बता सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूले को कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। दूसरा मैं शॉर्टली ग्राफिकल मेथड की भी चर्चा करता हूँ, बाकी हालांकि अपने ग्राफ्स, कई सारे ग्राफ्स अपने देखे हैं। ग्राफिकल मेथड देखिए, मैं आपको अगर जीरो ऑर्डर की बात करें, अगर किसकी बात करूं मैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, तो जो अपना रेट होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल ए की पावर 0, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि ए की पावर 0 का मीनिंग ए हो जाएगा, ओके है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग के, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो रेट क्या होगा अपना, इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा। और इसी तरह से मैं अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 2। इसको मैं अगर शॉर्टली ये कहूं, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन उसका रेट क्या होगा, क्या ये हो जाएगा। अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की जगह 0 रख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की जगह 1 रख देंगे, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की जगह 2 रख देंगे। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बनता है। अब यहां से अपने को कुछ भी रिलेशनशिप पूछे ना, जैसे दोनों तरफ मैं अगर लॉग ले लूं तो लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग के प्लस एन लॉग ए, करते जाइए आप। एन की वैल्यू 0 रखते हैं, ये अपन ने निकाल के बता दिया। एन की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू 2 रखते हैं, रख सकते हैं इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे जो ये एन है, क्या इसी को अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, यस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। और इसको मैं ग्राफिकल मेथड से किस तरह से बनाऊंगा, ये अपना एम आना चाहिए, मतलब ये एक्स है, एम एक्स हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया वाई। अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग रेट अपॉन लॉग ए, किसी भी रिएक्शन की अगर अपन बात करें, और इसका इंटरसेप्ट क्या है, लॉग के। और यहाँ पे जो अपन स्लोप निकालेंगे, जो स्लोप निकालेंगे वो क्या है, एन है। मतलब जो स्लोप होगा किस किस के बीच में प्लॉट खींचने से, लॉग रेट एंड लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनके बीच में जब अपन प्लॉट खींचते हैं तो जो स्लोप आएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। अगर स्लोप की वैल्यू 1.5 आती है
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। स्लोप की वैल्यू 2 आती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्लोप अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना हाफ लाइफ मेथड। देखिए हाफ लाइफ मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक अपन बात करते हैं इसमें, जो रेट मेथड अपना वांट ऑफ डिफरेंशिएट रेट रेट मेथड, दोनों यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी जगह मतलब ये काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेट में कुछ लेवल्स के क्वेश्चंस होंगे, वो भी अपन आपको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ओस्टवाल डाइल्यूशन मेथड कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इसमें केवल वही है कि अपन दो रिएक्टेंट है जिसमें एक की अपन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कोई भी 3 रिएक्टेंट है, ए बी सी है, जिसमें अगर मैं एक के रेस्पेक्ट में, एक के संदर्भ में अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो ये ओस्टवाल्ड अपने को ये कहता है कि बी एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन वेरी लार्ज कर दो। और अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में बोलता हूं तो सी, ए एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है। और अगर सी के रेस्पेक्ट में अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो अपन ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन लार्ज कर देंगे। तो अपन ए एंड बी एंड सी तीनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए होता है अपना, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन हाफ लाइफ मेथड्स में अपन देखेंगे। और रेट जो मेथड है अपना वांट ऑफ डिफरेंशिएट रेट मेथड है, उसमें अपने को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ब्रेन नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक अच्छा समावेश आपको मिलेगा यहाँ पे। देन इसके बाद में अपन अपनी काइनेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे थोड़े से स्टैंडर्ड में। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।